2019 के बाद कांग्रेस नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए केरल के वायनाड को चुना है। पिछले चुनाव में वो अमेठी से हार गए थे और वायनाड से जीते थे। इस बार वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। हालांकि वायनाड को उनके लिए सुरक्षित माना जाता है, लेकिन इस बार बीजेपी ने नहीं बल्कि इंडिया अलायंस में उनके सहयोगियों ने चुनौती खड़ी कर दी है। आपको बता दें कि वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के साथ कम्युनिस्ट पार्टी ने भी उम्मीदवार उतारे हैं। सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी और वरिष्ठ नेता एनी राजा को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन मैदान में है, इसलिए राहुल गांधी के लिए ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली है। आपको बता दें कि सीपीआई इंडी गठबंधन का हिस्सा है। कुछ अन्य राज्य में संयुक्त रूप से वे कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन केरल में कांग्रेस और सीपीआई कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। इसलिए माना जा रहा है कि सीपीआई ने एनी राजा को उम्मीदवार बनाकर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ा दी है। चर्चा है कि उनकी उम्मीदवारी से सीपीआई ने इस चुनाव को गंभीरता से लिया है। राज्य के मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार वायनाड का दौरा कर रहे हैं, तो वही राहुल गांधी और कांग्रेस दूसरे मुद्दे पर घिरते जा रहे हैं। राहुल गांधी ने अभी तक प्रचार रैलियों में सीएए मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इस बारे में इंडी गठबंधन का नेतृत्व कर रही सीपीआई में भी नाराजगी है। आपको बता दें कि वायनाड में मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन के बिना जीत असंभव मानी जाती है, इसलिए केरल की वामपंथी सरकार लगातार सीएए का विरोध कर रही है। इसलिए राज्य में बीजेपी की बजाय कांग्रेस को झटका लग रहा है, इसलिए कांग्रेस के सामने पेच खड़ा हुआ है। चर्चा है कि कांग्रेस को डर है कि सीएए का समर्थन करने पर केरल में हिंदुओं की वोट दूर चली जाएगी। तो कांग्रेस के लिए दूसरा टेंशन ये है कि अगर मुस्लिम सीएए का विरोध नहीं करेंगे, तो कांग्रेस के लिए दूसरी टेंशन की बात ये है कि सीएए का विरोध नहीं करेंगे तो मुस्लिम वोट बढ़ सकते हैं। इस बीच राहुल गांधी ने बुधवार को वायनाड में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उस समय उनकी रैली में सहयोगी दल इंडियन यूनियन लीग के झंडे नहीं दिखे थे। इसको लेकर वाम दलों समेत बीजेपी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। दिलचस्प बात यह है कि इस रैली में कांग्रेस के झंडे नहीं थे। पूरे रोड शो के दौरान तिरंगा लहराता रहा। तो देखा आपने, अमेठी में हार के बाद अब 2024 के लिए राहुल गांधी के लिए वायनाड भी सेफ सीट नहीं मानी जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में कांग्रेस वायनाड में ज्यादा लक्ष्य केंद्रित कर सकती है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा की तैयारी हो या फिर लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति तय करना हो, बीजेपी नेता और पदाधिकारी हर चीज पर बारीकी से ध्यान दे रहे हैं। पार्टी इस बात को लेकर सतर्क है कि विपक्ष को आलोचना करने का कोई मौका न मिले। लेकिन दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस समय विपरीत स्थिति में है। चाहे पार्टी के नेता राहुल गांधी और अन्य बड़े नेताओं के भाषण हो, प्रचार सभाओं की योजना हो, मान लीजिए कि इसमें सत्ताधारी बीजेपी का ही हाथ है। ऐसी ही एक गलती फिर कांग्रेस से हुई है। राहुल गांधी सोमवार को मध्य प्रदेश में सिवनी में सभा करने वाले थे। इसके लिए स्थानीय पदाधिकारियों ने एक बड़ा होर्डिंग तैयार कराया था। होर्डिंग पर राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कई स्थानीय नेताओं की तस्वीरें लगाई गई थी। लेकिन उसी होर्डिंग पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो भी छपी हुई थी। सभा स्थल पर होर्डिंग लगाते समय स्थानीय पदाधिकारियों की फग्गन सिंह की फोटो पर नजर पड़ी। इसके बाद इस फोटो को कवर करने के लिए चल रही जल्दबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो से कांग्रेस की खूब किरकिरी हुई है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि फोटो को तुरंत कवर कर दिया जाता है। आपको बता दें कि सोमवार को राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में पहली सभा है। वे राज्य में प्रचार का बिगुल फूंकने जा रहे हैं। इस बैठक से पहले ही होर्डिंग ने पार्टी की किरकिरी करा दी है। प्रियंका गांधी की फोटो के नीचे फग्गन सिंह की फोटो प्रमुखता से छपी है, इसलिए पार्टी पदाधिकारियों की प्लानिंग पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच पिछले कुछ महीने से कांग्रेस नेताओं द्वारा सेल्फ गोल भी किया जा रहा है। भाषणों में कुछ बयानों से बीजेपी को आलोचना का मौका मिल रहा है। चाहे मुंबई, दिल्ली में राहुल गांधी का भाषण हो, कंगना रनौत पर सुप्रिया श्रीनाथ का ट्वीट हो या हेमा मालिनी को लेकर रणदीप सुरजेवाला का बयान, सिलसिला तो लगातार जारी ही है। मौजूदा तस्वीर ये है कि लोकसभा चुनाव में प्रचार के मामले में बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ती दिख रही है। ऐसे में अब वायरल वीडियो ने बीजेपी को एक और मौका दिया है कांग्रेस को घेरने का। इसमें लोकसभा चुनाव का घमासान तेज हो गया है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला दोनों तरफ से जारी है। ऐसे में देश का विपक्ष पीएम मोदी को सत्ता से दूर करने के लिए इस स्तर तक पहुंचा है कि वो अपनी मर्यादा ही भूल गया है। राहुल हो, ममता हो या केजरीवाल के आप नेता मोदी पर टिप्पणी करते समय अजीबोगरीब बयानबाजी करते जा रहे हैं। खबर है बंगाल से, जहां टीएमसी की सत्ता है। टीएमसी नेता और सीएम ममता बनर्जी ने मोदी पर ऐसा बयान दिया है जैसे बंगाल की सियासत में घमासान और तेज हो सकता है।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है। एक चुनावी सभा में ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाले राशन के पैकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर लगी है। उन्होंने कहा कि मैं भूखी रहकर मरना पसंद करूंगी, मगर मोदी की तस्वीर वाले राशन को नहीं खाऊंगी। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी के इस बयान पर बीजेपी ने उन्हें घेर लिया है। बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार ने भाषण के दौरान आपत्तिजनक संबोधन के लिए सीएम की आलोचना की है। इसके अलावा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने सोशल साइट एक्स पर ममता बनर्जी पर तंज कसा है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि ये कैसी विडंबना। पार्टी सुप्रीमो जो अक्सर तब आहत महसूस करती है जब उन्हें कुछ विशेषणों के साथ संबोधित किया जाता है और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तथाकथित आरोपों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए इधर उधर भटकाने का निर्देश देती है, जबकि वह स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को गाली देती रहती है। उन्होंने ममता की वीडियो भी शेयर करते हुए आगे लिखा है, यह आज की सभा से है, देखिए कैसे वह माननीय प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल में कुछ बिहार में ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की जनसभा में पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला किया है कि केंद्र सरकार की सभी एजेंसी को काम पर लगाया गया है, राज्य के अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है। कुछ बिहार की जनसभा में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं आलोचना नहीं कर रही बल्कि मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अब गुंडागर्दी कर रही है। उन्होंने चुनाव आयोग से बीजेपी के खिलाफ एक्शन लेने की भी अपील की है। उन्होंने कहा है कि सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटी, एनआईए का इस्तेमाल कर बीजेपी लोगों को परेशान कर रही है और यह लोकतांत्रिक तरीका तो बिल्कुल नहीं है। आपको ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल में 42 सीटों के लिए 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। 19 अप्रैल को कुछ बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी लोकसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। टीएमसी पहले ही लंबे चुनावी शेड्यूल के लिए चुनाव आयोग की आलोचना कर चुकी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने जा रही है, तो वही कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों का गठबंधन है। इससे पहले सीट के बंटवारे को लेकर बंगाल में इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई थी। अब देखना होगा कि ममता बनर्जी द्वारा पीएम मोदी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर अब बीजेपी द्वारा और कितना पलटवार होता है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। उस बैठक और राज्य में भाजपा नेताओं द्वारा किए गए दावों से राज ठाकरे के जल्द ही महायुति में शामिल होने की अफवाहें थी। चर्चा थी कि एमएनएस का शिंदे गुट में विलय कर राज ठाकरे को अध्यक्ष पद की पेशकश की गई थी। इस पर राज ठाकरे ने सफाई देते हुए कहा है कि ये अफवाहें है और कहा कि वह एमएनएस के ही अध्यक्ष बने रहेंगे। आपको बता दें कि गुड़ी पड़वा के मौके पर मुंबई के शिवतीर्थ में एमएनएस की बैठक हुई है। इस समय राज ठाकरे ने राज्य में मनसे को लेकर चल रही सभी चर्चाओं को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि अखबार में मनसे के शिवसेना में विलय की खबर झूठी है। उन्होंने कहा, अगर मुझे शिवसेना का प्रमुख बनना होता तो मैं शुरू से ही बन गया होता। उस समय मेरे पास लगभग 32 विधायक, 6 या 7 सांसद भी थे। उन्होंने कहा था कि हम साथ में पार्टी से बाहर निकलेंगे। उस वक्त मैं पार्टी तोड़कर कुछ नहीं करना चाहता था। अगर कल कुछ करना हो तो मैं अपनी पार्टी खुद बना लूंगा। वह मैंने दिल में गांठ बांध ली थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं बाला साहब ठाकरे के अलावा किसी के अधीन काम नहीं करूंगा। तय हुआ कि वे पार्टी तोड़कर नहीं बल्कि अपनी पार्टी बनाकर राजनीति करेंगे। उसके बाद मेरा महाराष्ट्र दौरा शुरू हुआ। उस समय चर्चा थी कि मैं कांग्रेस में शामिल होऊंगा। फिर भी उनमें से एक को मौका दिया गया, परंतु उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए किसी भी बात पर विश्वास न करे। राज ठाकरे ने खुलासा किया कि वह मेरे द्वारा बनाई गई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ही अध्यक्ष बने रहेंगे। तो वही बैठक की शुरुआत में राज ठाकरे ने चुनाव आयोग पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, जब लोकसभा चुनाव आते हैं तो आचार संहिता वाले सभी लोग जाग जाते हैं। चुनाव शुरू होते ही नगर निगम अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों को काम पर लगा दिया गया है। क्या वे पेशेंट की नब्ज जानने वाले हैं? क्या चुनाव आयोग को यह मालूम नहीं है कि जनशक्ति की आवश्यकता होगी? चुनाव के दौरान लोगों को आवश्यक सेवाओं में लगाना उचित नहीं है। यदि वे अपने संबंधित अस्पतालों में शामिल होते हैं तो उन्हें भी वही काम करना चाहिए। देखते हैं कि आपको नौकरी से कौन निकालता है। ऐसा राज ठाकरे ने चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए भी कहा है। देखना होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में एमएनएस क्या कदम उठाती है। लोकसभा चुनाव का घमासान अपने चरण पर पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास आघाड़ी घटक दल अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। कई सीटों पर दोनों तरफ से उम्मीदवार तय हो चुके हैं और उम्मीदवारों की ओर से प्रचार भी शुरू हो चुका है। कुछ जगहों पर अभी भी चर्चा चल रही है और कोई समाधान नहीं निकल पाया है। कई उम्मीदवार उम्मीदवारी नहीं मिलने के कारण दूसरे दलों में जा रहे हैं। कुछ जगहों पर पार्टी स्थापित लोगों को बाहर कर नए चेहरों को मौका दे रही है। महाराष्ट्र की कई सीटों पर होने वाले मुकाबले इस वक्त चर्चा का विषय बन चुके हैं। ऐसी ही एक लड़ाई एक विधानसभा क्षेत्र में पिता पुत्र के बीच होने जा रही है।
जो इस समय खूब चर्चा में है। ठाकरे गुट ने उत्तर पश्चिम मुंबई निर्वाचन क्षेत्र से युवा सेना के उपनेता और महासचिव अमोल कीर्तिकर की उम्मीदवारी की घोषणा की है। कहा जा रहा है कि उनके पिता गजानन कीर्तिकर खुद शिंदे की पार्टी शिवसेना से चुनाव लड़ने को तैयार है। अब ऐसा लग रहा है कि इस सीट पर पिता पुत्र आमने सामने होंगे। आपको बता दें कि गजानन कीर्तिकर उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा सांसद है। ठाकरे गुट ने इस सीट से महाविकास आघाड़ी से अमोल कीर्तिकर को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है। गजानन कीर्तिकर ने भी चुनाव लड़ने की तैयारी दिखाई है। ऐसे में गजानन कीर्तिकर ने ये भी कहा है कि मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था। इस बीच कांग्रेस पार्टी द्वारा उन्हें निष्कासित किए जाने से पहले संजय निरुपम ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। जब निरुपम के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा चल रही थी, तभी बीजेपी के मोहित कंबोज ने निरुपम के पार्टी में आने का कड़ा विरोध किया। इसके बाद संजय निरुपम के एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना में जाने की भी चर्चाएं शुरू होने लगी। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि संजय निरुपम शिंदे की पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि उत्तर पश्चिम मुंबई सीट महायुति में किसके खाते में जाएगी। तो अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कीर्तिकर पिता पुत्र का मुकाबला कितना रोमांचक होता है। ऐसे में दोनों शिवसेना गुटों के बीच ये अस्तित्व की लड़ाई हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।